नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और देश का मूड मीटर में आज बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मुकदमे की वजह से कैसे समान नागरिक संहिता को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। कैसे इस बहस में वो पार्टियां भी बेनकाब हो रही हैं जो तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों के शरिया कानून का समर्थन करती हैं। आज इस फरेब से भी पर्दा उठाएंगे कि कैसे शरिया का समर्थन करने वालों ने बहुत चतुराई से खुद को संविधान का संरक्षक करार दे दिया है और कैसे यूसीसी की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को संविधान विरोधी, जबकि हकीकत यह है कि शरिया संविधान विरोधी है और यूसीसी संविधान सम्मत। इसी पर आज बहस भी होगी, लेकिन उससे पहले वो सवाल जिस पर कि आज आपको घुमाना है देश का मूड मीटर, तो उन सवालों का एक बार जल्दी से रुख कर लेते हैं जिस पर कि आज आपको वोटिंग करनी है। क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आपको उसको स्कैन करना शुरू करिए, आपको सवाल दिखने लग जाएंगे। ये सवाल एक बार फिर भी हम यहां बताते हैं। विपक्ष संविधान की बात करता है तो एक देश एक विधान पर ऐतराज क्यों, सवाल ये है। और इसका जवाब और इसका जो आपके पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए है कि बीजेपी का एजेंडा है इसलिए, ऑप्शन बी है मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहता, और ऑप्शन सी है देश की सियासत, देश की चिंता नहीं है, सियासत की चिंता है, वोट बैंक की चिंता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। सवाल नंबर 2, ये आपके सामने ऑप्शन है, इन सारे ऑप्शंस के आधार पे आप जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 2 जल्दी से दिखा दीजिए। देश के संविधान को आखिर खतरा किससे, जो कि इस चुनाव में मुद्दा बना हुआ है। इस सवाल के जवाब में क्या ऑप्शन है आपके पास? पर्सनल लॉ वालों से, जो कि शरिया कानून की वकालत करते हैं, उससे संविधान को खतरा है, या यूसीसी वालों से, उन लोगों से जो कि एक समान नागरिक संहिता की वकालत करते हैं, उनसे खतरा है, या किसी से नहीं, ये सिर्फ चुनावी बातें हैं। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास। सवाल नंबर 3, पर्सनल लॉ के पैरोकार मुस्लिम बेटियों के हक की बात क्यों नहीं करते हैं, सवाल ये है। और उसके ऑप्शन है आपके पास कि मजहब के चश्मे से देखते हैं इसलिए इसकी बात नहीं करते, महिलाओं की हक की चिंता नहीं है इसलिए उसकी बात नहीं करते, और तीसरा है कि मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है इसलिए उसकी बात नहीं करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? इन सवालों के जवाब में आप हमें बताना शुरू करिए। और आप अपने मोबाइल के, इसको कैसे आपको वोट करना है तो आपको पता होगा ही कि आप अपने मोबाइल कैमरे से टीवी स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिख रहा है उसको स्कैन करना शुरू करिए। जैसे ही आप उसे स्कैन करेंगे आपके सामने सवालों की एक लिस्ट खुल जाएगी और उसके हिसाब से आप अपना जवाब भरिए और उसे सबमिट करिए। तो आप अपना जवाब देना शुरू करिए। आप क्या सोचते हैं इस पर, आप बताना हमें शुरू करिए। और हम आज अब रुख करते हैं आज के मुद्दे का और हम उसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मोदी के खिलाफ चुनाव में एक नया कीवर्ड तैरना शुरू हो गया है, वोट जिहाद। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी सरेआम मंच से कह रही हैं कि मुसलमानों के पास वोट जिहाद के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं रह गया। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रुचि वीरा का वो बयान तो आपको याद ही होगा, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि तुम्हें याद रखना होगा कि तुम वो कौम हो जो पेट पर पत्थर बांधकर जिहाद करते हैं, और वोट के दिन ये बात याद रखना। इन सारे बयानों को सुनकर ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन के नेता मोदी के खिलाफ गोलबंदी के लिए खुलेआम मुसलमानों को या तो भड़काने में जुटे हैं या तुष्टीकरण करने। इसी भड़काने और रिझाने के खेल में कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि अगर वो सत्ता में आई तो मुसलमानों का शरिया कानून, जिसे पर्सनल लॉ कहते हैं, उसका संरक्षण करेगी। जबकि ये वो कानून है जो हजारों साल पुरानी मान्यताओं पर आधारित है, जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा और हक दोनों नहीं देती, जो देश के सेकुलर ढांचे के खिलाफ है, और तो और जो देश के संविधान के भी खिलाफ है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो लोग मुसलमानों के लिए अलग कानून, अलग शरिया कानून का समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि वो संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां जिस शरिया कानून के समर्थन में खड़ी हैं, वो कानून कैसा है? क्या वाकई इतना अच्छा कानून है कि जिसके लिए लड़ने की जरूरत है? और अगर कांग्रेस ये कहती है कि ये कानून अगर खत्म हो गया तो जैसे संविधान खत्म हो जाएगा, क्या वाकई ऐसा है? उस कानून के बारे में आपको थोड़ी जानकारी जरूर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इसी से जुड़ा हुआ एक मामला अभी आया है जो कि चर्चा में भी है। केरल की रहने वाली सफिया ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि उसकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा शरिया कानून के हिसाब से नहीं,
बल्कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से होना चाहिए। उसका दावा है कि मुस्लिम वो जरूर है, लेकिन वो इस्लाम में यकीन नहीं करती और उसके पेरेंट्स भी मुस्लिम होने के बावजूद भी इस्लाम नहीं मानते। अब समझिए कि दोनों कानूनों में अंतर क्या है। वो क्यों सफिया कह रही है कि उसे इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उसका संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, उसके पैतृक संपत्ति का, शरिया कानून के हिसाब से। शरिया कानून के अगर हिसाब से उसके पिता की संपत्ति का बंटवारा होगा तो उसे उस संपत्ति में सिर्फ 1/3 हिस्सा मिलेगा, जबकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अगर ये बंटवारा होता है तो उसे आधा हिस्सा मिलेगा। सफिया अपनी बेटी के लिए भी इसी कानून के तहत संपत्ति का उत्तराधिकार चाहती है, क्योंकि सफिया को सिर्फ एक बेटी ही। और अगर शरिया कानून के हिसाब से बंटवारा हुआ तो एक बार फिर से सफिया की जो संपत्ति बची 1/3, उसका भी 1/3 ही उसकी बेटी को मिलेगा और बाकी का हिस्सा उसके दूसरे जो पुरुष रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, उनको दे दिया जाएगा। सफिया के साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? अब आप सोचिए जरा, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सफिया को बराबरी का हक क्यों नहीं मिल रहा? सफिया को बेटी को उसकी संपत्ति का भी सिर्फ 1/3 क्यों मिल रहा? तो सफिया के साथ ये नाइंसाफी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक महिला है। अभी सफिया की याचिका पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जरा सोचिए कि महिलाओं के साथ इस कदर भेदभाव करने वाले शरिया कानून का समर्थन करने वाले खुद को संविधान का संरक्षक करार दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यूसीसी के रूप में एक ऐसा कानून लाना चाहते हैं जिसमें देश के सभी नागरिकों को शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे तमाम मसलों पर एक समान अधिकार देने की वकालत करता है, जो संपत्ति के बंटवारे में महिला और पुरुष में भेद नहीं करता, जो मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार देता है, जो बहुविवाह रोकने की बात करता है, जो तलाक के बाद महिलाओं को उचित गुजारा भत्ता दिलवाने का वादा करता है, ऐसे कानून की वकालत करने वाले प्रधानमंत्री को जो विपक्ष है वो संविधान विरोधी करार दे रहा है। देश में नागरिकों के लिए कैसा कानून हो, इस बारे में संविधान और सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है, एक बार यह भी आपको समझ लेना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 44 साफ साफ कहता है कि स्टेट को, राज्य को एक, या यूं कहें कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और एक ऐसा नागरिक संहिता लाना चाहिए जो एक समान हो और जो पूरे देश में लागू हो। शाहबानो केस में भी इसी तरीके का जब एक मौका आया था, जब शाहबानो को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया गया था, और उस मामले में फैसला देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर निराशा जताई थी कि संविधान के मुताबिक देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर सरकारों ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। और अब मोदी सरकार जब इस कानून को लागू करना चाहती है तो विपक्ष उसे संविधान विरोधी करार देने में लगा। अच्छी बात सिर्फ यह है कि इस चुनाव में यह भी मुद्दा है और फैसला आपको करना है। कांग्रेस पार्टी शुरुआत से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर अपना बचा खुचा जनाधार संभालना चाहती है, बचाना चाहती है, समेटना चाहती है। पर्सनल लॉ, हमारी संविधान सभा ने देश के विधानमंडलों और देश की संसद को आदेश दिया था कि जब भी अनुकूलता खड़ी हो, इस देश में यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के ही थे। तो बीजेपी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी सरकार वापस आती है तो हर हाल में यूसीसी लागू करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? आप हमें बताते रहिए, क्यूआर कोड स्कैन करते रहिए, वोट करते रहिए। आपकी राय हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, और वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस। वरुण जी, आखिर कांग्रेस एक ऐसे कानून के साथ क्यों खड़ी है जो हर तरीके से दकियानूसी है, एक ऐसा कानून जो महिलाओं को बराबरी का हक और दर्जा देने को तैयार नहीं, एक ऐसा कानून जो हर मोड़ पर महिलाओं के खिलाफ है? ऐसे कानून के साथ कांग्रेस क्यों खड़ी है? रंजीत कुमार जी, वैसे तो चुनाव का समय आ गया। फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद ये हिंदू मुस्लिम बातें करने लगे। 10 साल से इनकी सरकार थी, संविधान की बात करते हैं, और जो भी टॉपिक आप कह रहे हो
तो पार्लियामेंट में डिस्कशंस हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस देश के अंदर। आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हो, चुनाव में कांग्रेस क्यों नहीं होगा सर? चुनाव में क्यों नहीं डिस्कस होना चाहिए? नहीं, चुनावी ये मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए इसको? नहीं तो ये अभी बना ना फर्स्ट फेज के लो वोटिंग के बाद ही, पहले क्यों नहीं बना? अरे जब चुनाव होगा तभी तो बनेगा ना। नहीं तो ये बना रहे हैं, लो वोटिंग हो गई तो इनको पता है जमीन खिसक गई इनकी। अब आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, मैं उससे आ रहा हूँ। अच्छा ठीक, महिलाओं को मजबूत करने की बात थी। राजीव गांधी जी ने खुद ने ऑब्जर्व किया कि महिलाओं को स्थानीय निकायों में, पंचायतों में आरक्षण देना चाहिए, एक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए। उन्होंने अमेंडमेंट किए और किए। आप आरटीआई लाए डेमोक्रेसी को करने के लिए, मनरेगा लाए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाएं होती हैं, मजदूर होते हैं, सब कुछ। कहां मनरेगा और आरटीआई के चक्कर में पड़ गए? मैं पूछ रहा हूं कि भाई इस देश में अगर ये मुद्दा है कि एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, भाई उस पर बात करिए ना। उसका मनरेगा की कहानी जब आएगी तो मनरेगा पे बात करेंगे। बिल्कुल, वो भी नागरिक संहिता ही है, एक्ट से ही बना है मनरेगा। सबको मजदूरी का भी हक है। मैं एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ, अपलिफ्टमेंट की बात तो भाई तो वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात कर लीजिए ना। महिलाओं को डिवोर्स के बाद भत्ता सही तरीके से क्यों नहीं मिलना चाहिए? महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? आप मेरी बात इसका भी तो जवाब होना चाहिए ना। मैंने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की ना, राजीव गांधी लाए, जब भी तो हुआ है ना ये सब। एक हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव और डायनेमिक है। 100 साल हो गए आज इंडियन सक्सेशन एक्ट पर, 98 साल 1925 में आया। धीरे धीरे एक्ट बनते गए, आगे बनता गया, सोसाइटी है। जब भी तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सारे आरटीआई के, आरटी के, जैसे जैसे हमारी आगे सोसाइटी बढ़ती है, वैसे जैसी जरूरत होती है वैसे एक्ट्स बनते हैं। लेकिन सोसाइटी को तो आप आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। आपका मैनिफेस्टो तो कहता है कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को आप उसको संरक्षित करेंगे, उसको प्रोटेक्शन देंगे, किसी भी कीमत पे उसको खत्म नहीं होने देंगे। माइनॉरिटीज की जो भी पर्सनल लिबर्टीज है उसको संरक्षित करेंगे। आपने भी दिखाया सुधारवादी, रिफॉर्मेटिव, उसमें डिस्कशंस, कंसेंसस, पार्लियामेंट के, डेमोक्रेसी के मार्शल लॉ थोड़ी लगा है जो बना दिया जैसे करते जाओगे। एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मुस्लिम के कोई भी क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए आप बदलाव ला रहे हो तो उससे चर्चा करके और शांति से तो स्थापित करोगे चीज को। तो भाई तो 70 साल से आप क्या कर रहे थे भाई? 70 साल से क्या कर रहे थे? साल चली सती प्रथा, राजा राम मोहन रॉय करते नहीं तो भाई मैं मुख्यमंत्री को हटा दिया राजीव गांधी। मैं कह रहा हूं कि 70 साल से कंसल्टेशन क्यों नहीं हो रहा? और आप हर बार महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के हक के सवाल पर आप हर बार दकियानूसी और पोंगापंथी लोगों के साथ क्यों खड़ा हो जाते हैं? आप क्यों रूढ़िवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं? साल की बात आप कर रहे हो तो 5 साल मोदी जी के भी हैं, 7 साल अटल जी के भी हैं। आप उनको भी जोड़ लो। अरे तो उन्होंने तो रिफॉर्म लाया ना, उन्होंने 3 तलाक खत्म किया। 3 तलाक खत्म किया, वो यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं। अटल जी नहीं लाया, यूसीसी कैसे लाएंगे? पर्सनल लॉ खत्म करके लाओगे? पर्सनल लॉ कैसे खत्म कर दो किसी का, मुझे बताइए आप। वो यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं ना। यूसीसी जो है, और उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई ना, कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू हो गया ना। कंसल्टेशन इज अ डिफरेंट थिंग। आप कैसे लाओगे? मैं ये तो कह रहा हूं पर्सनल लॉ खत्म करने के कैसे लाएंगे? हमारे साथ राकेश त्रिपाठी भी हैं। राकेश त्रिपाठी भी बताएंगे ना। राकेश त्रिपाठी बताएंगे कि उनका एजेंडा क्या है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि आपका एजेंडा क्या है। राकेश त्रिपाठी से भी पूछूंगा कि उनका एजेंडा क्या है यूसीसी को लेकर, लेकिन कांग्रेस का एजेंडा क्या है इस पर आप नहीं बोल रहे हैं ना साहब। वही तो बोला ना मैंने, पर्सनल लिबर्टीज की रक्षा करना ही डेमोक्रेसी है। मार्शल लॉ नहीं है कि एक डंडा चला दिया किसी का, कोई चाइना है, वो सिस्टम अरे तो सबके अधिकारों की रक्षा में महिलाओं का अधिकार है कि नहीं शामिल? महिलाओं का अधिकार तो महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं का अधिकार शामिल है कि नहीं उसमें? को तो अधिकार ही कांग्रेस ने दिया, राजीव गांधी ने दिया। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल कमाल करते हैं वो वही राजीव गांधी की आपने ठीक याद दिला दी। शाहबानो केस में क्या अधिकार दिया था सबको पता है ना, कि 20 रुपए गुजारा भत्ता के लिए आप संसद में कानून ले आए मां साहब। स्पेशल मैरिज एक्ट भी आपने एक महिला को डिवोर्स के बाद 20 रुपया इनका क्या रोल है? महीने का 20 रुपया उसको गुजारा भत्ता मिले आपको इससे ये भी बर्दाश्त नहीं था? आपको ये भी बर्दाश्त नहीं? आप कहते हैं कि महिलाओं के हक की बात करते हैं। महिलाओं के हक के जो राजीव गांधी ने किया, ये कर ही नहीं सकते 100 साल तक। राकेश त्रिपाठी ये राजीव गांधी की बात कर रहे हैं भाई। कम से कम इस मुद्दे पे तो राजीव गांधी की बात मत करिए। आपके दामन पे इतने दाग हैं साहब कि अभी नाम लेते ही सब ऐसे दिखने लगेंगे आईने की तरह। राकेश त्रिपाठी। देखिए रंजीत जी, बहुत मुश्किल होता है ऐसे मसलों पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए
बचाव करना। अब इन्होंने कहा कि ये चुनाव देख करके मुद्दा उठाते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ अपने स्थापना काल से ही हमेशा ये बात उसको सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार किया है कि समाज में समान नागरिक संहिता हम ला करके रहेंगे, हम इसके पक्षधर हैं। और ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, इस भारत के संविधान के आधार पर कह रहे हैं। ये भारत का संविधान अनुच्छेद 44 इस बात को स्पष्ट करता है कि राज्य और केंद्र एक समय में अपने अपने राज्यों में और केंद्र इस यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का काम करेगा, लागू करने का काम करेगा। लेकिन ये संविधान को ना मानने वाले लोग, जिनको संविधान से परहेज है, सुप्रीम कोर्ट को ना मानने वाले लोग, जब साहबानों के संदर्भ में फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है तो कैसे राजीव गांधी कठमुल्लों के दबाव में आकर के कैसे फैसला पलटने का काम करते हैं, संसद से आखिरकार मुल्ला मौलवियों की बात को फिर मनवाने का काम करते हैं। यह हमने देखा है कैसे मजहबी तुष्टीकरण के लिए ये अंधे हो जाते हैं। देखिए, साफिया ने जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए इस पूरे मामले की सुनवाई करने के लिए डेट तय की है, ये महत्वपूर्ण है। ये वुमेन डिग्निटी का मसला है, वुमेन लिबर्टी का मसला है। किसी भी महिला के लिए स्वतंत्रता और उसकी गरिमा होनी चाहिए कि उसको भी प्रॉपर्टी में राइट होना चाहिए। वैसे ही बराबरी का राइट और बराबरी का होना चाहिए। देश की आजादी के बाद जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बना, जब हिंदू उत्तराधिकार 1956 बना, तो क्यों नहीं मुस्लिम लॉ के साथ में यह परिवर्तन हुआ? क्यों मुस्लिम लॉ शरीयत अधिनियम 1937 के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ? देश की आजादी में के बाद क्या मुस्लिम महिलाओं को आजादी नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या उनके संदर्भ में कानून नहीं बनना चाहिए था? 2005 में तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन भी हो गया और संशोधन के बाद सारे हिंदू महिलाओं को विधिवत रूप से हर शादीशुदा हो या अविवाहित हो, उनको अधिकार की बातचीत आ गई। लेकिन अभी भी ये मुस्लिमों में महिलाओं को अधिकार नहीं पाने देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को कैसे पर्दे के भीतर रखा जाए और मजेदार बातें है कि यूसीसी जो कि संविधान सम्मत है और जो बीजेपी इसे लाने की बात कर रही है, आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी इसको संविधान खत्म करना चाहती है, और जो जिस शरिया के साथ आप खड़े हैं जो संविधान के मूल भावना के खिलाफ है, आप उसको कह रहे हैं कि हम संविधान के संरक्षक हैं। तो भाई ये विरोधाभास क्यों है वरुण पुरोहित? मैं आऊंगा, ये सवाल आपसे लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि लोगों की राय भी इसमें शामिल कर लें। एक बार जरा दिखाइए कि जो सवाल हमने पूछे उस पर लोग क्या कह रहे हैं। जरा सवाल नंबर एक, विपक्ष संविधान की बात करता है तो एक देश एक विधान पर ऐतराज क्यों करता है? और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, जरा दिखाइए। 22% लोग कहते हैं कि बीजेपी का एजेंडा है, सिर्फ इसलिए इसका विरोध करते हैं और मुस्लिमों को नाराज नहीं करना चाहते। 40% लोग ऐसा मानते हैं कि मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहते इसलिए, और करीब 36% लोग कहते हैं कि इन्हें सियासत की चिंता है, अपने वोट बैंक की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। सवाल नंबर 2, इसका भी जरा जल्दी से दिखाइए। लोग क्या कह रहे हैं इसके जवाब में कि देश के संविधान को आखिर किससे खतरा है? क्या रुझान है अभी तक जो वोटिंग हुई है उसके हिसाब से? 78-78.5% लोग कहते हैं पर्सनल लॉ वालों से, जो शरिया की वकालत करते हैं उनसे है, और सिर्फ 4% लोग मानते हैं कि यूसीसी वालों से देश के संविधान को खतरा है। और दोनों में से किसी से खतरा नहीं है संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, ऐसा मानने वाले लोग 17% लोग हैं। जल्दी से एक सवाल नंबर 3 का भी रुझान दिखा दीजिए। पर्सनल लॉ के पैरोकार मुस्लिम बेटियों की बात क्यों नहीं करते हैं? ये हमने सवाल किया था और उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। करीब 29% लोग मानते हैं कि मजहब के चश्मे से देखते हैं, इसलिए मुस्लिम बेटियों की बात करने से चूक जाते हैं, रह जाते हैं। और महिलाओं के हक की चिंता इन्हें नहीं है, ऐसा मानने वाले लोग 21% लोग हैं। और सबसे ज्यादा करीब 50% लोग ये मानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर है, सिर्फ इस वजह से इसकी बात नहीं होती, महिलाओं के अधिकार की बात नहीं होती। वरुण पुरोहित, जो बात मैं कह रहा, कमोबेश वही आरोप, वही बात लोग भी कह रहे हैं। लोगों की राय भी यही है कि आपको सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, इसलिए मुस्लिम महिलाओं के हक की बात नहीं कर पाते आप। रंजीत कुमार जी, ना तो मैं आपकी जो राय है या जिसकी दिखा रहे हैं उसके खिलाफ हूँ, ये लोकतंत्र, सबकी अपनी राय प्रकट करने का अपना अधिकार है। संविधान की बात करते हैं, इनका क्या रोल संविधान लाने में? जितने एक्ट्स की बात करते हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो, कोई स्पेशल मैरिज एक्ट हो, इनका क्या रोल है? ये तो अपना एक प्रिटेंशन कर रहे हैं, हमने किया। आपका क्या रोल है भाई एक्ट लाने में? आप ले आते ना फिर 10 साल में, कुछ करना था तो नहीं ला पाए ना। एग्जाम्पल्स कांग्रेस के जमाने के देने हैं और क्रिटिसिज्म कांग्रेस को करना है। तो ये तो जनता समझ रही है इस देश को, ये चुनाव में सारा नौटंकी है। 10 साल से क्या कर रहे थे भाई? ले आते कोई फॉर्मेट, उसके बाद अगर संसद में लाते और उसका कोई विरोध करता, जब आप कहते साहब हम तो लाए, उसका विरोध है, और डिस्कशन कराते, अपने आप लागू हो जाता। मैं आपको कह रहा हूं, सती प्रथा थी
इतने साल चली राजा राममोहन रॉय के जमाने से। फिर जब राजस्थान में देवराला कांड हुआ, मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा, राजीव गांधी जी ने हटाया तुरंत। ये चीजें हम जो जितने रिफॉर्मेटिव कांग्रेसी तो हो नहीं सकते। ये तो एक फासिस्ट सोच के लोग हैं। इनके पास क्या फॉर्मेट है बताइए? अब यूसीसी कैसे ले आओगे आप? यही रिफॉर्म तो करते रहे, एक तरफा रिफॉर्म होता रहा और यही रिफॉर्म करते रहे कि आज भी इस देश में। हाँ, लोगों को, महिलाओं को जल्दी से जवाब दे दीजिए। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि इतने जितने रिफॉर्मिस्ट कांग्रेस है, इतना रिफॉर्म तो कोई कर ही नहीं सकता, बावजूद इसके देश में ये अभी शरिया कानून चलता है। हाँ, अग्निवीर का रिफॉर्म किया ना, निजीकरण का रिफॉर्म किया ना इन्होंने। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। बार बार वरुण पुरोहित पूछ रहे हैं कि कैसे ले आएंगे, कैसे लाएंगे यूसीसी, वैसे ही जैसे उत्तराखंड में ले आए हैं, वैसे ही जैसे सवाल उठाया करते थे कि कैसे हटा देंगे अनुच्छेद 370, और अनुच्छेद 370 हटा देंगे तो कश्मीर में तिरंगा लहराने वाला कोई हाथ नहीं बचेगा। लेकिन क्या हुआ? अनुच्छेद 370 हट गया और लाल चौक पर आज तिरंगा बड़ी शान के साथ फहरा रहा है। वो लाल चौक जहां पर तिरंगा पहले नहीं फहरा पाता था, वहां संगीनों के साए में रहना पड़ता था, वहां आज ये परिवर्तन हो गया है। तो वरुण पुरोहित जी, जरा आंखें खोलिए, मन की आंखों को खोलिए, दिमाग खोलिए और देखिए कि कैसे परिवर्तन हुआ है। ऐसे ही परिवर्तन होगा। जो समाज की बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी उनके आधार पर यूसीसी आएगा, और ये पत्थर पर लिखी हुई लकीर है, परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल यूसीसी आएगा। तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात सिर्फ है, अच्छी बात ये है कि ये, जबकि सच ये है, सच। राकेश त्रिपाठी माफ करिएगा, समय की कमी है, मैं सिर्फ इस बात के साथ यहां समअप करूंगा इस पूरे कार्यक्रम को कि अच्छी बात यह है कि इस चुनाव में यह मुद्दा है कि देश की मुस्लिम महिलाओं को और के लिए एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए या नहीं, उनको हक, उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं, ये तय करने का सही मौका है इस चुनाव में। आप जब वोट डालने जाएं तो इसका ध्यान रखेंगे। और अभी जिन लोगों ने हमें वोट किया है इस कार्यक्रम में, उनमें से जो 4 लकी वोटर हैं उनका नाम अनाउंस करने का वक्त है। प्रेम सिंह हरियाणा के हैं 9828, और नीलम श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश 1593, इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है। बाकी के जो 2 हैं उनका नाम है भरत रावल राजस्थान के 9903, और ममता पाटिल महाराष्ट्र की हैं 5251, इनके मोबाइल का आखिरी 4 नंबर है। आप चारों लोगों को मिलता है लकी वोटर का इनाम। और देश का मूड मीटर में आज इतना ही वक्त था। आप बने रहिए हमारे साथ।